सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके मनपसंद प्रोग्राम में जिसका नाम है आस्क डॉक्टर चरक। और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय से, जो कि आयुर्वेद के जाने माने विशेषज्ञ हैं। जहाँ तक ये कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों का सवाल है, ये अक्सर देखा गया है कि उन लोगों में कब्जियत अक्सर रहती है, कॉन्स्टिपेशन। तो इस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए उनको सबसे पहले तो ये करना मुश्किल होगा ज़रूर कि खान पान में बदलाव लाएं, मगर यदि वे बस्ती एनिमा यदि लें तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। बस्ती ये तेलों से दिया जाता है, काढ़े से दिया जाता है और गुनगुने पानी से भी दिया जाता है, किंतु ये अपने घर में न लेते हुए किसी वैद्य की सलाह के मुताबिक यदि अच्छी जगह पे जाकर, सही जगह पे जाकर यदि वो बस्ती लें तो उनका कब्जियत दूर हो जाएगा। कब्जियत दूर रहेगा तो उनका बाकी रहन सहन भी बदल जाएगा। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर है। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते। आस्क डॉक्टर चरक में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ, मेरा नाम रजनी जैन है। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं बैंड्रा से बोल रही हूँ। बैंड्रा मुंबई से? हाँ। हाँ जी, तो आपकी समस्या क्या है? अब मेरे को बीपी हाई होता है और थोड़ा पैरों में दर्द रहता है। अच्छा, वीकनेस होता है, वीकनेस। हाँ जी, तो आपकी उम्र कितनी है वैसे? मेरी होगी 47। और इसके लिए क्या आप कुछ उपचार कर रही हैं? अभी गोली चालू किया है। अच्छा, तो वैसे हम आपको आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे हमारे डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय के माध्यम से। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपका यदि ब्लड प्रेशर रहता हो तो सबसे पहले आप खान पान में नमक कम करें। साथ ही साथ यदि आपको कब्जियत रहती हो तो कब्जियत की ओर आपको अक्सर ध्यान देना ही पड़ेगा। यदि आपने कब्जियत की ओर ध्यान नहीं दिया तो आप कितनी भी दवाइयाँ लेते रहें, आपका ब्लड प्रेशर कभी भी कंट्रोल में आने वाला नहीं है। अच्छा। और इसके लिए आपको कब्जियत दूर करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, वो भी आपको बता रहा हूँ। और उसी के साथ साथ आपको यदि बस्ती चिकित्सा की ओर आप बढ़ेंगे तो आपका उसमें काफ़ी फायदा हो जाएगा। छोटे छोटे उपायों में आपको त्रिफला चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण, अभयारिष्ट जैसी दवाइयाँ ये आपके लिए फायदेमंद होगी। और बस्ती में आप यदि तेलों की बस्ती, कुछ काढ़ों की बस्ती लें और वो भी बस्ती लेने के पहले सारे बदन में अच्छी तरह से तेल की मालिश करवाएं और नाड़ी स्वेद दें, और उसके बाद यदि आप बस्ती दिलवाएं लें तो आपका ये कब्जियत दूर होगी। कब्जियत दूर होगी तो आपका ब्लड प्रेशर भी अच्छी तरह से कम हो जाएगा। अच्छा, कब्जी दूर होनी चाहिए। हाँ जी। गैस भी होता है? गैस? हाँ, तो गैस आपका बनने का कारण ही है कि आपको जिस तरह से पेट साफ आना चाहिए वो पेट साफ नहीं आ रहा है, और साथ साथ आपको खान पान में बदलाव लाना ही पड़ेगा। तीनों चीज करके लेना चाहिए मतलब। हाँ जी। और आंटी जी ने यह भी कहा कि उनके पैरों में भी बहुत दर्द रहता है। हाँ। मेरा ऐसा ख्याल है कि यदि उनको पैरों में दर्द रहता होगा तो उनका व्यायाम नहीं होगा। उनको व्यायाम के लिए बाहर घूमने के लिए जाना ही पड़ेगा, योगा अभ्यास करना ही पड़ेगा, और साथ साथ पूरे बदन में उन्होंने तेल की मालिश अच्छी तरह से नहीं करवाई और नाड़ी स्वेद नहीं लिया तो ये पैरों का दर्द भी उनका जाने वाला नहीं है। हेलो, हाँ जी। कौन सा बताया? क्या पूछा आपने? तेल आप तेल से मालिश कर सकते हैं, नारायण तेल से मालिश कर सकते हैं। अच्छा जी। तेल, नारायण तेल। और डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कॉमन रेमेडी है त्रिफला चूर्ण, जो कि ना सिर्फ इसके लिए, कब्जी के लिए, लेकिन आंखों के लिए और बहुत चीज़ों के लिए फायदेमंद रहता है। अच्छा जी। तो आप वो शुरू कीजिए और बस अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए। आपको गैस की प्रॉब्लम है तो खाने में तली हुई चीज़ें कम से कम खाइए। अच्छा। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ, बस यही है ना, आंखों में थोड़ा भारीपन आ जाता है। आंखों में भारीपन आने का कारण ही है कि आपका वाकई पेट जितना चाहिए उतना साफ नहीं आ रहा है। जैसे जैसे आप ये दवाइयों की वजह से आपका पेट साफ आने लगेगा तो ये आपकी आंखों में भारीपन आने की जो कंप्लेंट है वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा जी। देखिए, वो ये आयुर्वेद में यही मान्यता है कि काफ़ी चीज़ों की वजह होती है पेट न साफ होना। तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब के अनुसार ये है कि आप अपने पेट साफ करने का पहले इलाज कराइए, फिर देखिए आपके प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अपने आप ही कम होते जाएंगे। और साथ ही साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा जो उन्होंने बताया। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्ते। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि कॉल सेंटर्स के बारे में, और जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं उनके बारे में आप बता रहे थे, और उनमें भी आपने यही बताया कि कब्जियत एक आम चीज़ पाई जाती है।
और साथ ही साथ ऐसे में उनका तनाव भी बहुत बढ़ जाता है। तो तनाव कम करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ है जो वहाँ बैठे बैठे वो जैसे उनको बार बार कॉल्स लेने पड़ रहे हैं, या जो लोग एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं उनको बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है, तनाव पैदा हो रहा है वहाँ पर, उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, ऐसे समय में वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं? थोड़ा भी समय मिले तो वो प्राणायाम करें। यदि प्राणायाम करेंगे तो ये तनाव बैठे बैठे अपनी जगह पे भी कम हो सकता है। साथ ही साथ ये लोगों में देखा जाता है कि तेल से तली हुई चीज़ों का अक्सर ये लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, वो कम से कम इस्तेमाल करें तो उनकी एसिडिटी कम हो जाएगी। एसिडिटी कम हो जाएगी तो उनके बाकी के प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगे। हाँ जी। और कुछ ऐसे फूड्स हैं जिन्हें खाने से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे लोगों को लगता है कि हमारे शरीर से एनर्जी जा रही है, हमें अभी इतना काम करना है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लोग पढ़ाई एग्ज़ाम के टाइम पे टेंशन में रह रहे हैं। क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को भी, ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकती हैं? माइंड और ब्रेन को यदि हेल्दी बनाना हो तो सबसे पहले तो आप फलाहार करें, फ्रूट्स खाएँ, अश्वगंधा, शतावरी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जाड़े के दिनों में आप यदि च्यवनप्राश जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। मगर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि लोगों में ये गलत फहमियाँ फैली हुई हैं कि च्यवनप्राश के साथ दूध लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती। ये च्यवनप्राश के साथ कभी भी दूध न लें। सुबह में उठकर जब व्यायाम करने की शुरुआत करें उसके पहले ही हो सके तो पेट साफ आने की कोशिश करें, और पेट साफ आने के बाद 1 चमचा आप यदि च्यवनप्राश खा लें, सिर्फ च्यवनप्राश खाएं, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दूध या पानी इसका इस्तेमाल न करें। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। आज डॉक्टर चरक में आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ नमस्ते, मैं अमृत दामले दादर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। डॉक्टर साहब से मुझे एक सवाल पूछना है कि सन 2000 में मुझे उच्च रक्तदाब की बीमारी का पता चला जी, और मेरे जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे एम्लोडिपिन नाम का एक एलोपैथी ड्रग शुरू किया, जिसकी मैं 5 मिलीग्राम की मात्रा में रोज एक गोली लेता हूँ जी। अभी मुझे कोई उच्च रक्तदाब की बीमारी की तकलीफ होती नहीं है, मगर मेरे डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसे बताया कि ये जो गोली है ये मुझे जिंदगी भर रोज लेनी पड़ेगी, अगर मैं नहीं लूंगा तो मुझे तकलीफ होगी जी। और शायद जैसी मेरी उम्र बढ़ती जाएगी, अभी मेरी उम्र 47 है, तो जैसी मेरी उम्र बढ़ती जाएगी इस गोली की मात्रा भी बढ़ सकती है। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना है कि क्या आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में ऐसी कोई दवाई है कि जो लेने से मुझे ये गोली से छुटकारा मिले और जो रोज दवाई लेने की जो तकलीफ है उससे बच के मैं अपने उच्च रक्तदाब को नियंत्रित रख सकता हूँ? जरूर। आपको यदि उच्च रक्तदाब में कंट्रोल लाना हो तो आपको खान पान में बदलाव लाना ही पड़ेगा। ऋतु के मुताबिक आपको अपना आहार भी बदलना पड़ेगा। जैसे कि गर्मी के मौसम में लोग मिर्ची मसाले वाली चीज़ें अक्सर खाते रहते हैं, वो कम से कम मात्रा में खाएं। इस मौसम में कलिंगर, शक्करटेटी जैसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। आंवला, अप्रैल के एंड तक तो आपको आंवला मिलेगा, वो आपको आंवले का इस्तेमाल, आंवले का मुरब्बा, च्यवनप्राश जैसी चीज़ों का इस्तेमाल जाड़े की मौसम ख़त्म होने तक आपको ज़रूर करना चाहिए। और ये देखा गया है कि लोग ज़्यादातर रात को दही खाते हैं। वो दही रात को ना खाते हुए दिन के समय में ही खाएं, और दही खाने के समय उसमें आंवला, जीरा ऐसी चीज़ों को मिक्स करके दही खाएं, और वो भी खट्टा ना होना चाहिए। यदि दही खट्टा नहीं होगा तो आपका पित्त प्रकोप नहीं होगा, और पित्त प्रकोप नहीं होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी अच्छी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने खान पान में बदलाव लाएं और मिर्ची मसाले वाले चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें और न के बराबर करें। गुलकंद खाएं, तब जाके आपको फायदा होगा। जी, मगर क्या ऐसी कोई दवाई है कि जो मेरी एम्लोडिपिन की दवाई बंद कर सके? उसके लिए भी यदि तनाव युक्त जीवन जीते हैं, तनाव युक्त जीवन जीते हैं जी। मैं जानना चाहता हूं कि आपका व्यवसाय क्या है? मैं वकालत करता हूं जी। और मेरे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये जो बीमारी है इसकी मेन वजह है कि हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, जो हमारी रक्त नलिका है उनका कठिनपन इसके लिए जिम्मेदार है, और जो उम्र 8 से शुरू होता है। और ये जो मुझे दवाई दी जाती है वो दवाई थोड़ी सी रोज इसको डायलेट करती है ताकि मेरा रक्त प्रवाह ठीक से नियंत्रित रूप से चलता रहे।
तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में क्या ऐसी कोई दवाई है कि जो यही काम करे और नियंत्रित रूप में मेरी आर्टरीज को डायलेट करे ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो? जरूर, ये इन चीजों में आपको आंवला चूर्ण बहुत अच्छा काम करने वाला है। हाँ। 1 से 2 ग्राम आंवला चूर्ण दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ लेंगे। हाँ। और उसके साथ आप भृंगराज आसव जैसी दवाई जो आपके लीवर पे भी अच्छा काम करने वाली है जी, तो वो 2 चीजों का आप यदि इस्तेमाल करेंगे जी। तो आपका हाजमा बना रहेगा। आपका हाजमा बना रहा तो ये जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म अक्सर बनने की संभावना रहती है वो नहीं के बराबर हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर भी अच्छी तरह से कंट्रोल में रहेगा। जी, धन्यवाद डॉक्टर। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो डॉक्टर साहब आइए देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। बताइए, आपका परिचय दीजिए प्लीज। मैं अनुराधा शुक्ला बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए आपकी समस्या क्या है। वो हमारे पति को ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो आज मतलब वो साल भर से यही योगा करते हैं, वो रामदेव स्वामी जी जो बताते हैं, तो उससे उनका थोड़ा नॉर्मल हो गया है जी। हाँ, तो मैंने पहले तो दवा खाते थे, अब दवा तो छोड़ दिए हैं। तो मैंने कुछ और उसके लिए है कोई और उपचार? जी हाँ, हमारे कोई और उपचार को मैंने जो आयुर्वेदिक का दवा सवा होता है। जी जी। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पतिदेव को पेट साफ आता है क्या? यदि पेट साफ नहीं आता होगा तो ये प्रॉब्लम हल करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। ये मुझे बता पाएंगे आप? अब ये तो वही बता सकते हैं कि पेट उनका साफ रहता है नहीं। नहीं पहले तो उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था। हाँ। तो दवा लेते थे। अब तो यही 1 साल से हो गया यही योगा करते हैं। क्या उम्र है उनकी? उम्र क्या है उनकी? अरे 50 से ऊपर हो गए हैं। और किस प्रकार का काम करते हैं? वो टीचर हैं। टीचर हैं? हाँ। अच्छा, दिन में कितनी बार चाय पीते होगे, कुछ अंदाज है आपको? चाय तो ज्यादा नहीं पीते हैं, चाय सुबह और शाम 2 चाय पीते हैं। कभी 1 ही पीते हैं, कभी 2 पीते हैं बस। जी। और घूमना फिरना? घूमना फिरना तो वही स्कूल जाते हैं आते हैं, घूमना तो उनका रहता है। ठीक है। यदि आपने खान पान में यदि नमक कम कर दिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है। उनको यदि पेट साफ ना आता हो तो उनको त्रिफला चूर्ण, अभिपतिकर चूर्ण जैसी दवाइयाँ, अभयारिष्ट जैसी दवाइयाँ लेना चाहिए। और साथ ही साथ उनको एनिमा, बस्ती लेनी चाहिए ताकि वो बस्ती के वजह से उनका पूरी सिस्टम क्लीन हो जाएगी। और सिस्टम क्लीन हो गई तो ये एक प्रॉब्लम कंट्रोल में लाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। वैसे आप चल तो रहे हैं सही राह पर। योग अभ्यास तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और अच्छा है, आपने पहला कदम तो ले ही लिया है। साथ ही साथ आप ये भी उपचार कीजिए। आई एम श्योर कि आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है अनुराधा जी, हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मेरी ये समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब कि लोग अपनी सेहत को इतना लाइटली क्यों लेते हैं। वो कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन सिर्फ कहावत नहीं है, वो तो ज़िंदगी के हर कदम पर मायने रखता है। आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, दुनिया भर की चीज़ें हो, लेकिन अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आई एम श्योर कि आपके इस मार्गदर्शन के द्वारा काफ़ी लोगों को सही राह मिल जाएगी और वो लोग अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव ला के काफ़ी चीज़ें बदल के आई एम श्योर दे कैन गो लॉन्ग वे इन हैविंग अ गुड हेल्थ। आप त्रिफला चूर्ण के बारे में बता रहे थे इनको, वैसे तो आप ज़रा उसके बारे में विस्तार में बताएंगे कि वो क्या होता है और उसके क्या गुण होते हैं। त्रिफला चूर्ण में हरड़े 1 भाग, बेहड़ा 2 भाग और आंवला चूर्ण 4 भाग। इन 3 चीज़ों का मिश्रण जो है वो हो सके उतना वो ताज़ा बनाकर रखें और उसको 1 से 2 ग्राम दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ लेने की कोशिश करें। और एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके आदी न बने। इंसान ये सोचता है मैं कुछ भी उटपटांग खाऊं और जीवन भर त्रिफला चूर्ण खाते रहूं ताकि मेरा ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा, ये नहीं है। साथ ही साथ उनको व्यायाम करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए और ऋतु के अनुसार उनको खान पान में भी बदलाव लाना ही पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम उनका आसानी से हल हो जाएगा। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आज डॉक्टर चरक में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैं कुमुद लाल। हाँ जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? वर्ली मुंबई से। मुंबई। हाँ बताइए, आपकी समस्या क्या है?
कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछने का था। हाँ पूछिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण कौन से हैं? और कोलेस्ट्रॉल यानी क्या मोटापे से भी उसका कोई संबंध है क्या? जी, कोलेस्ट्रॉल बनने के कारणों में तो सबसे पहले घी का इस्तेमाल न करना। अच्छा। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि प्योर घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। और लोग आजकल रिफाइंड ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तिल तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो ये तिल तेल का इस्तेमाल करना ही चाहिए, प्योर घी का इस्तेमाल करना ही चाहिए। और आपने ये जो पूछा कि मोटापा और पतलापन, यानी पतले लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ पाया जाता है कि नहीं? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि मोटे लोगों में ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहेगा। अच्छा। यदि पतली व्यक्ति भी यदि तनाव युक्त जीवन जीता होगा तो जरूर उसका पेट साफ नहीं आता होगा और खान पान में उसकी भी कुछ भी उटपटांग खाता होगा तो पतला रहते हुए भी उसमें कोलेस्ट्रॉल बना हुआ अक्सर रहता है। अच्छा। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? और अनकंट्रोल कोलेस्ट्रॉल वजह से क्या परिणाम हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अनकंट्रोल कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा। आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ रहता है, और जब अनियंत्रित ब्लड प्रेशर काफी वर्षों तक रहा तो उसका परिणाम आपके हार्ट पे होगा, आपके ब्रेन पे होगा, आपकी आंखों पे होगा, आपकी किडनीज पे होगा, और ये अवयव आपके निकम्मे बनते जाते हैं। अच्छा। आप में अंधापा आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, अच्छा। सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। अच्छा। तो हो सके तो आप उसको कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश करें। ओके, ठीक है जी, हमारे प्रोग्राम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। दिस इज शिल्पा सेइंग गुड बाय, नमस्ते।